हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 14 फरवरी 2023 को मैथमेटिक्स का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस बार जो मैट्रिक का एग्जाम 2023 में हो रहा है ये पूरे ए से लेकर जे तक का यानी पूरे 10 सेट में एग्जाम पेपर हो रहा है, जिसमें से आपका ए बी सी डी ऐसे करके सेट कोड मिलेगा। हालांकि इस क्वेश्चन पेपर का मेरे पास सेट कोड ए है, आपका कोई भी सेट कोड हो सकता है और इसमें पूछे जाएंगे पूरे 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ओएमआर शीट में रखना होगा। 30 पूछे जाएंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जिनमें से आप सभी को किसी भी 15 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा और 8 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 4 प्रश्नों का उत्तर ही बना के आना होगा। तो आइए जान लेते हैं बारी बारी से तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सलूशन, जो कि आपके 14 फरवरी 2023 को होने वाले एग्जाम पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि 1 से लेकर 20 तक के इस पीडीएफ का सभी क्वेश्चन का सलूशन कर लिए थे। इसीलिए आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2 के, तब समीकरण निकाय का क्या हल होगा। तो याद रखिएगा, जब भी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2 के, तो ऐसे समीकरण का अनंत यानी अनगिनत हल होता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 का वास्तविक संख्याओं में समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए, मान लेते हैं यदि हम x बराबर 8 लिखते हैं तो ये जो प्लस आप y देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाकर ये माइनस y हो जाएगा। अब हम 8 माइनस y के मान लेते हैं 0 रखते हैं तो इसका x का मान 8 आएगा। यदि y का मान हम 1 रखते हैं तो x का मान 7 आता। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितना बार हम y का मान बैठाएंगे उतने बार x का मान चेंज होते जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो हल होने वाला है वो अनगिनत हल होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा गया है कि 29x प्लस 37y बराबर 103, 37x प्लस 29y बराबर 95, तब x और y का मान क्या होगा। ऐसे सवाल जब भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं तो उसका आसान तरीका क्या करते हैं कि सभी ऑप्शन से बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो ऑप्शन हमें आसान लगता है वही क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। जैसे कि दिया गया 29x, तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 29 गुने x का मान सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं कि पहला ऑप्शन सही है या नहीं। उसके बाद में है 37y यानी 37 गुने y का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो 2 है ना जी। ये वाला y का मान 2 रखेंगे और बराबर में यदि 103 के बराबर आएगा तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। देखिए, 29 एकम 29 हो जाएगा। अब 37 दूनी कितना होता है, तो 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1 3 6 और 1 7 यानी 74 होता है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 103 के बराबर होगा। तो फिर आ गया ना 103 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। कहता है कि एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र निरूपित करता है। याद रखिएगा, एक घातीय समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं और इसमें घातों की संख्या 1 होती है और इसका जो आलेख होता है हमेशा सरल रेखा होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। देखिए, अद्वितीय हल करने के लिए a1 बटा a2 बराबर करना होगा b1 बटा b2 के। a1 का मान यहाँ पे के दिया गया है, a2 का मान दोस्तों 6 है। उसके बाद में b1 का मान देख लीजिए, कुछ भी नहीं है तो -1 लिखेंगे और b2 का मान -2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। के में यदि 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 के हो जाएगा, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसे आसान तरीके से कटा सकते हैं 3, यानी के डज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
अब अगला सवाल कहता है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं हैं तो हलों की संख्या कितनी होगी। याद रखिएगा कि जब भी दो रैखिक समीकरण में इसका जो आलेख है वो समानांतर रेखा होगा तो जाहिर सी बात है इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कोई हल नहीं होगा। अब अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। एक चीज 100% मैं कह रहा हूँ ना गारंटी के साथ कि एक ऐसे सवाल 100% एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है या कौन सा नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा कि ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर यदि रूट में आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वो आपका द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। यदि आप ऑप्शन ए में देखिएगा, बी में देखिएगा और सी डी में देखिएगा तो केवल आपको सी ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहां पे x जो है वो रूट के अंदर है। यही कारण है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। रूट में x होने के कारण यह बहुपद या समीकरण नहीं हो सकता है। अगला सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि विवेचक का जो फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए b का मान ऑलरेडी यहाँ पे a है तो हम लोग a स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 गुने a का मान यहाँ पे b है तो हम b लिखेंगे। c का मान भी देखेंगे दोस्तों तो c का मान ऑलरेडी c है तो ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा और ए स्क्वायर माइनस 4bc ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देख लेते हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का विविक्तर क्या होगा। दोस्तों जब भी विविक्तर एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आपसे d का मान पूछा गया है, वह होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b का मान यहाँ पे 4 है तो आपको 4 का स्क्वायर करना है, माइनस 4 गुने a का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे और c का मान दोस्तों यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो आप सभी को मालूम होगा कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4 यानी 4 होगा। अब 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। यदि ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन ए में 12 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब भी एक मूल दे दिया जाता है तो जाहिर सी बात है x और या y का मान ज्ञात करने के लिए बताया जाता है। तो एक मूल जब 2 दिया गया है तो आसानी तरीके से हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2x स्क्वायर दिया गया तो x के बदले में हम 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि x का मान पहला मान दिया गया है। उसके बाद में प्लस ax है यानी 2a कर देंगे, क्योंकि x का मान हम यहाँ पे 2 रखे हैं, a का a लिखे हैं और प्लस में है 6 बराबर 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और फिर 4 में 2 से ना करेंगे तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। अब प्लस में है 2a और प्लस में है 6 बराबर में 0। देखिए 8 6 कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 14 और प्लस में 2a है तो बराबर की तरफ जाकर ये माइनस में 2a हो जाएगा। यदि a बराबर हम लिखेंगे 14 तो माइनस 2 आप जो गुना में देख पा रहे हैं बराबर की तरफ आने पर ये माइनस 2 भाग में होगा और ये कटेगा कितने मरतबे, तो देख लीजिए कि ये हो जाएगा 8 6 14 था, ये 2 था यानी 7 दूनी 14, इसमें माइनस लगा हुआ है तो इसमें भी आपका माइनस लगाना होगा। तो -7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर कहता है कि द्विघात समीकरण के दो मूल 5 और -2 है तो वह समीकरण क्या होगा। देखिए समीकरण का मूल में क्या होता है कि एक फार्मूला आता है, वह होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर, माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, प्लस में बीटा का मान -2 लिखेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर ये आप -2 लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 गुने -2 करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, 5 में से 2 घटा लेंगे तो 3 बचेगा, इसके साथ x लिख देंगे और 5 दूनी ये -10 होगा। तो एक्स स्क्वायर -3x -10 कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में है, एक्स स्क्वायर -3x -10, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 कहता है कि यदि अल्फा कुमा बीटा द्विघात समीकरण 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटे ए होता है। ए से ए जब कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस बी बटे सी। अब देखिए दोस्तों बी का मान यहाँ पे 8 है तो हम लिखेंगे -8 क्योंकि फॉर्मूला में है माइनस, बी का मान 8 है तो 8 लिखे हैं। सी का मान कितना है, तो सी का मान 2 है। जब इसे कटा देंगे तो 4 दूनी 8 यानी -4 मरतबे कट जाएगा। यदि आप ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सी में -4 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब -4 होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में जो अगला सवाल क्वेश्चन 32 में दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तर का मान शून्य या बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी। तो ये जो मूल की प्रकृति होगी वे वास्तविक एवं असमान हो जाएगी। अब अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देख लीजिए। क्वेश्चन 33 मैट्रिक एग्जाम पेपर के दृष्टिकोण से काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहता है कि समांतर श्रेणी 0,6, 1,7 और 2,8, 3,9 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर मतलब डी का मान क्या होगा और इसका फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है। देखिए दोस्तों a2 का मान ये दूसरा वाला पद होता है जो कि यहाँ पे 1.7 दिया गया है, माइनस करेंगे a1 का मान जो कि 0.6 दिया गया है तो 0.6 लिखेंगे। अब देखिए इसको ऐसे घटाना है, 7 में से 6 घटा लेंगे तो 1 बचेगा, दशमलव को दशमलव, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा ना जी। तो हमारा जो क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है वो 1.1 होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 34 करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में ज्ञात करने के लिए कौन सा समांतर श्रेणी में है कौन सा नहीं है कैसे पहचानेंगे, तो a2 माइनस a1 करते हैं फिर a3 माइनस a2 करते हैं। दोनों का मान यदि बराबर आ जाता है तो AP में है अन्यथा नहीं है। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, दोनों तो बराबर आया नहीं तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन बी में देखेंगे तो -6 में से -10 करना है, यानी -6 और माइनस करेंगे 10 तो माइनस और माइनस मिलकर ये +10 होगा और -6 + 10 मिलकर ये कितना होगा जी, तो 4 होगा। फिर हमें करना होगा कि -2 में से -6 को घटाना होगा, यानी लिखेंगे -2 और -6 तो माइनस और माइनस मिलकर ये 6 हो जाएगा और -2 + 6 मिलकर कितना होता है जी, 4 होता है। तो देखा आपने ये दोनों बराबर आ चुका है, अतः हम कह सकते हैं कि -10, -6, -2,2 ये आपका एपी में है, बाकी सबके जो ऑप्शन है ये एपी में नहीं है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 35 कहता है कि यदि 4/5, a,2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या हो जाएगा। a का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग a2 माइनस a1 वाले फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। देखिए d सबसे पहले निकालेंगे और d ज्ञात करने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है और तीसरा फॉर्मूला का यूज करेंगे a3 माइनस a2 होता है। देखिए a2 का जो मान है वो a है, a1 का मान 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे। इसमें a3 का मान देखेंगे तो 2 है, a2 का मान a है तो a लिखेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी a में 5 से गुणा करेंगे तो 5a होगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, इधर है 2 माइनस a। अब देखिए दोस्तों 5a, ये जो -a देख पा रहे हैं इधर आने पर ये +a हो जाएगा, इधर 2 है, -4 इधर +4 हो जाएगा, 5a और a मिलकर ये हो जाएगा 6a और बराबर में हम यदि इसे लिखेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6। देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो देखिए 5a और यहाँ 6 हो गया और 4 2 6 6 हो गया, कटने के बाद हमारा एक आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम इसका 3 क्रमागत पद क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये 5/7 हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 कहता है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे करते जाएंगे और इसका सार्वंतर निकल जाएगा। सबसे पहले दिया गया 3n + 5 तो हमें क्या करना होगा कि 3 गुने n के बदले में 1 लिखना होगा, +5 करेंगे तो 3 एकम 3 और +5 मिलकर ये हो जाएगा 8, पहला हमारा 8 आ गया है। अब n के बदले में हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना जी।
तो ये 6 हो गया, तो 6 5 11 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं दोनों से हमें सारवंतर निकल जाएगा, क्योंकि सारवंतर निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है जी। अब A2 का मान देखिएगा तो A2 का मान 11 है, A1 का मान यहाँ पे 8 है, तो हम 8 लिखेंगे। 11 में से यदि 8 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आपका एक ही जवाब होगा सर कि 11 में से यदि हम 8 माइनस करेंगे तो 3 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि समांतर सीढ़ी 5,7,9,11 डॉट डॉट का 29 पद होगा, यानी कौन सा पद 29 होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। अब देखिए ए एन के बदले में हम इतना लिख सकते हैं 29, यहाँ पे हम 29 लिखेंगे। ए का मान देखिए प्रथम पद को हम ए कहते हैं, जो कि यहाँ पे 5 है। फिर एन का मान कर रहा है, तो एन का मान ही हमें ज्ञात करना है, तो एन का मान तो नहीं दिया गया है। और डी ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो 5 में से यदि 7 में से 5 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, यही हमारा डी का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 29 ये प्लस 5 है, तो इधर आने पे माइनस 5 हो जाएगा, ये n माइनस 1 गुने ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 29 में से हमें 5 को माइनस करना है, तो ये कितना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, यानी ये 24 हो जाएगा। गुना 2 है तो इधर हो जाएगा भागा 2, और इधर बचेगा n माइनस 1। अब देखिए 12 दूनी 24, ये 12 मरते कट जाएगा, और यहाँ पे होगा n, ये जो आप माइनस 1 देख पा रहे हैं, इधर हो जाएगा प्लस 1, और 12 और 1 हो जाएगा 13, यानी n का जो मान आने वाला है वो 13 आएगा। यदि आप ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 13वां पद दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां और 4वां का 4 का सारवंतर माइनस 4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद और 4वां एवं सारवंतर माइनस 4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में A18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस 18 में से 1 कम करेंगे तो ये 17D हो जाएगा। फिर माइनस कर रहा है A14, तो इसे हमें लिखना होगा कि A प्लस 14 में से 1 कम करेंगे 13D। कितना है दोस्तों, तो ये 32 है। अब देखिए क्या होगा कि A से A हमारा कट जाएगा, 17D में 13D को ऐड करेंगे तो 7 3 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3, यानी 30D बराबर ये 32 जाएगा। अब कह रहा है कि D बराबर यदि हम 32 लिखेंगे ना जी, यहाँ पे 32 ही था और ये 13 इतना हो गया है, तो ये 30 हमारा इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा, क्वेश्चन का जो सही जवाब आता है इस क्वेश्चन का वो 8 आ जाता है। अब अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट n बराबर क्या होगा। तो यह एक फार्मूला है कि n का मान क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब होगा, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 को देखते हैं। कहता है कि 10 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। जब भी विषम संख्या का योगफल पूछा जाएगा तो केवल आपको x का स्क्वायर कर देना है, यानी 10 दिया गया ना जी, तो 10 का केवल स्क्वायर कर दीजिए, है ना, सॉरी 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यदि आप ऑप्शन को देख पा रहे हैं तो ऑप्शन बी में 100 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देखिए, कहता है कि y अक्ष से बिंदु 7,8 की दूरी क्या होगी। तो काफी ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। जब y अक्ष से पूछा गया है तो भुज वाला आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 7 दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि -3, -5, -3 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पे जान लीजिए, यदि दोनों बिंदु प्लस में दिया गया हो तो ये आपका प्रथम पाद में होगा, दोनों यदि माइनस में दिया गया हो तो तृतीय, पहले हो माइनस बाद में प्लस तो द्वितीय, पहले हो प्लस और बाद में माइनस, तो ये आपका चतुर्थ पाद में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन 43 में, तो पहला है माइनस, बाद में है, बाद में भी माइनस है, तो दोनों में माइनस होने के कारण यह जो आपका पाद में स्थित होगा ये तृतीय पाद में स्थित होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 44 कहता है कि x अक्ष का समीकरण है। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि x अक्ष का समीकरण
क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि एक्स अक्ष का जो समीकरण में x बराबर 0 होता है और y अक्ष में 0, y होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 45 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगी? दोस्तों मूल बिंदु से जो दूरी ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। देखिए एक्स का मान पहले वाला जो कि -6 दिया गया है तो -6 का स्क्वायर करेंगे और वाई का मान यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा तो 36 जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा तो 64 हो जाएगा। अब सिंपल सा दोनों को ऐड कर लेना है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल आप सभी को मालूम होगा कि 10 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 10 इकाई। उसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि ए में दिया गया 7,13 और बिंदु बी में दिया गया 10,9 के बीच की दूरी क्या होगी? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दूरी ज्ञात करने के लिए आसान फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर करते हैं, यानी 10 में से हमें 7 को माइनस करना होगा तो 10 - 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे। प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान यहाँ पे 9 है, y1 का मान 13 है तो 13 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 10 में से यदि हम 7 को माइनस करेंगे तो ये -3 बचेगा और -3 का स्क्वायर सीधे हम 9 लिख सकते हैं। 9 में से 13 घटा लेंगे तो 9 4 13 यहाँ पे 4 होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को हमें ऐड करना होगा, 16 और 9 हो जाएगा 25 और आप सभी को मालूम होगा कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 5 इकाई। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 47 क्या कहता है कि बिंदु ए में दिया गया -5,4 और बी में दिया गया 7, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर फॉर्मूला आता है x1 + x2 बटा 2 होता है, यानी ये पहले मान को दूसरे मान में ऐड करेंगे बटा 2 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x1 का मान -5 है, x2 का मान 7 है बटे 2 हो जाएगा। देखिए -5 और 2 मिलके 2 बटे 2 कट के हमारा 1 आएगा, तो पहला ऑप्शन में हमारा 1 मिल रहा है तो पहला तो हमारा 1 आंसर होगा। फिर निकालेंगे y से, तो y बराबर भी होता है y1 + y2 बटा 2, यानी 4 और -8 करेंगे तो 4 - 8 बटे 2, ये -4 बटे 2 कट के आपका -2 आएगा। तो पहला का आंसर 1, दूसरा का आंसर -2 और यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया गया 1, -2 अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि x बराबर 15 आलेख कैसी सरल रेखा होगी? देखिए एक x बराबर 15 का जो आलेख होगी ये y अक्ष के समानांतर हो जाएगी। उसके बाद में कहता है कि बिंदु 4.5, 7.6 में कोटि का मान क्या होगा? यदि भुज का मान पूछा जाता तो यहाँ पे 4.5 आंसर होता। यदि आपसे कोटि का मान पूछा जाए तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि y वाला होता है कोटि का मान, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 7.6। उसके बाद में कहता है कि त्रिभुज AOB जिसके शीर्ष A में 0, 0 और B, 0 दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आसान सा तरीका जान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1/2 गुने A गुने B होगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।